नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद धीमान, झुंझुनू राजस्थान निवासी। दोस्तों, आज आपसे बात करने जा रहा हूँ कि प्रभाकरण की आखिर राजीव गांधी से क्या दुश्मनी थी जिसके कारण प्रभाकरण ने राजीव गांधी को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, कहते हैं कि बहुत मिलेंगे आशिक लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता है। कोई नोटों से लिपट कर गया, कोई सीने से लिपट कर मरा, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता है। तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता है। और ये जो चंद लाइनें हैं ये राजीव गांधी के ऊपर सटीक भी बैठती हैं। दोस्तों, 1980 जिसको अपन 80 का दशक बोल सकते हैं, उस दशक की बात है। श्रीलंका जो भारत के मैप के अंदर अगर अपन देखें तो ऐसे लगता है कि भारत को पकड़े हुए है। उसके अंदर छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप बन गए, विद्रोह भड़क गया, जगह जगह बम ब्लास्ट होने लगे, काफ़ी सारा नुकसान होने लगा। और 23 जुलाई 1983 की बात है कि एक बहुत बड़ा विद्रोह वहाँ पे हुआ। श्रीलंका के 13 सैनिकों को मार गिराया। वहाँ मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि दो धर्म जो बहुतायत से वहाँ पे हैं, एक सिमली है और दूसरा जिसको अपन तमिल बोलते हैं। सिमली धर्म जो है वो एक बौद्ध धर्म को मानने वाला धर्म है, उसकी वहाँ पे बहुतायत भी है। जो तमिल धर्म है वो हिंदुत्व से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म से अपना वास्ता रखते हैं। तो तमिल वहाँ पे कम थे और सिमलियों की बहुतायत थी। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि जो ये तमिल हिंदुत्व की जो वहाँ छवि रखते थे, जो एक आपने सुना होगा एक लिट्टे ग्रुप बना था, LTTE बोलते थे जिसको श्रीलंका के अंदर, वो इन तमिलों का ही था। प्रभाकरण जिसके हेड हुआ करते थे। अब वहाँ पे इनके ऊपर अत्याचार होने लगे तो ये जाफरा, जो श्रीलंका में एक जाफरा साइड है, वहाँ पे ये लोग काफ़ी बहुतायत से रहते थे। तो वहाँ से इन्होंने प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी और ये इंडिया के अंदर आने लगे। उस टाइम तमिलनाडु के CM हुआ करते थे MG रामचंद्रन, जो एक बहुत बड़ा नाम है। उधर से MG रामचंद्रन ने केंद्र में उस टाइम देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, 40 साल के सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री थे, एक यूथ ब्रिगेड की छवि रखते थे। उनके पास रेगुलरली जाने लगे, संदेश भेजने लगे कि इंडिया के अंदर श्रीलंका से तमिल आ रहे हैं और इससे तमिलनाडु को और देश को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। तो राजीव गांधी उस टाइम श्रीलंका के जो राष्ट्राध्यक्ष थे जयवर्धने, उनसे बातचीत करते हैं, वहाँ पे शांति बनाने की कोशिश करते हैं। और 1987 के अंदर दिल्ली के अशोका होटल के अंदर राजीव गांधी, श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष जयवर्धने और जो छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप बने थे, सारे ग्रुप के जो मुखिया थे, उनको लेके उस होटल के अंदर एक शांति समझौता करवाते हैं उनके बीच में, जिसके अंदर प्रभाकरण भी थे। प्रभाकरण ये चाहते थे कि तमिली नाम से एक अलग ही देश डिवाइड हो श्रीलंका से और हमको हमारा अलग से अधिकार मिले। लेकिन राजीव गांधी कभी ये नहीं चाहते थे कि वहाँ पे एक अलग राष्ट्र का निर्माण हो। तो उन्होंने उनकी लगभग बातों के ऊपर सहमति हो गई। हालांकि राजीव गांधी ने स्पष्ट मना कर दिया था कि अलग से कोई देश नहीं बनेगा। बाद में दोस्तों होता क्या है कि ये जो प्रभाकरण है ये कहते हैं कि जो श्रीलंका की नेक्स्ट टाइम जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें भी मेरा एक पद होना चाहिए। तो राजीव गांधी उस पर भी उसको सहमति दे देते हैं। अब सारा समझौता हो गया, वहाँ से डिसाइड हुआ जयवर्धने के साथ में कि जो जाफरा के जंगल हैं, जहाँ पे जो जाफरा का एरिया जहाँ पे लिट्टे ग्रुप सक्रिय है, जो प्रभाकर का ग्रुप सक्रिय है, वहाँ से हम हमारी शांति सेना भेजेंगे, आप अपनी सेना को पीछे हटा लेना और वहाँ पे ये जो लिट्टे का जो ग्रुप है वो अपने सारे हथियार ला के वहाँ पे डाल देंगे। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बताऊंगी, राजीव गांधी ने वहाँ से लगभग भारत से 80,000 शांति दूत, अपनी जो चीफ फोर्स थी उसको वहाँ पे भेजा था। और जो ही
समझौते के अकॉर्डिंग वहाँ पे इंडियन फोर्स जाती है तो श्रीलंका की फोर्स पीछे हो जाती है और प्रभाकरण अपनी जो किए हुए वादे है उस वादे से पलट जाता है और इंडियन फोर्स पे अटैक कर देता है। तो आपको जानकारी के लिए बताऊं कि इंडिया को काफ़ी सैनिकों की वहाँ पे मौत भी हुई थी, जिसके कारण पूरे भारतवर्ष में राजीव गांधी की किरकिरी भी हुई थी। और उसी टाइम इलेक्शन का टाइम होता है तो वहाँ से जयवर्धने भी चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि जो शिमली ग्रुप था वो हेवी ग्रुप था, वहाँ पे थोड़ा भारी ग्रुप पड़ता था, तो शिमलियों ने एक साइड वोट करके अपनी गवर्नमेंट बना ली। और इधर से जब इंडिया की शांति सेना वहाँ जाती है और सैनिक खत्म हो जाते हैं तो इंडिया में भी विरोध होता है और राजीव गांधी भी चुनाव हार जाते हैं और देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह 1990 में। अब वहाँ श्रीलंका के अंदर अगेंस्ट की गवर्नमेंट बनती है तो वहाँ से इंडियन फोर्स को वापस भेज दिया जाता है कि हम हमारे लेवल पे इस खात्मे को ख़त्म करेंगे, आप अपने देश में जाओ। और इधर से इंडिया के अंदर भी वीपी सिंह की गवर्नमेंट आ जाती है तो उधर भी कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों समय समय की बात होती है, वीपी सिंह की गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम तक चल नहीं सकी क्योंकि वो मेजोरिटी के अंदर नहीं थी। 1991 के अंदर दोबारा इलेक्शन की घोषणा होती है तो उस टाइम वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी क्योंकि वो तो अल्पसंख्यक में थी, बहुमत में थी नहीं वो तो उधर जाफरा के जंगलों में 1990 के अंदर उनको प्रभाकरण को पता चलता है कि जो वहाँ वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी हुई है इंडिया के अंदर वो अल्पसंख्यक में है, सरकार उनकी गिर गई है और वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होने और इलेक्शन में राजीव गांधी चुनाव जीत के आएगा और अपने ऊपर वो फिर अटैक करेगा, अपना खात्मा करेगा। तो वो प्लानिंग बनाते हैं अपने 4 लोगों के साथ, जिसमें एक शिवरासन मैन होता है जिसको बोलते हैं कि लिट्टे ग्रुप का एक खुफिया जासूस था, बहुत बड़ा एक्सपर्ट माइंड का जो बंदा था, उनको साथ लेके वो जाफरा के जंगलों के अंदर प्लानिंग बनाते हैं और उस प्लानिंग के तहत वो इंडिया के अंदर प्रभाकरण 4 लोगों को भेजते हैं और तमिलनाडु के अंदर एक फिक्स जगह पे वो रह के पूरी प्लानिंग तय करते हैं, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि वुमेन बम से राजीव गांधी का खात्मा किया जाएगा। तो सारी प्लानिंग होती है, लेकिन जो मानव बम बनेगा कौन, शिवराज ने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन इंडिया के अंदर कोई विश्वासी आदमी उसको मिला नहीं। तो वो वापस जाफरा जाता है, वहाँ से प्रभाकरण से बात करता है और कहता है कि सर सब कुछ रेडी है, बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन मानव बम कौन बनेगा, हमारा कोई ट्रस्टी बंदा नहीं मिला हमको वैसा वहाँ पे। तो कहते हैं, सुनने में आता है कि प्रभाकरण ने जो कह दिया शिवरासन ने कभी उसके लिए मना नहीं किया। प्रभाकरण भी शिवरासन पे बहुत विश्वास करते थे और शिवरासन भी प्रभाकरण पे बहुत विश्वास करते थे। तो प्रभाकरण शिवरासन को बोलते हैं कि आपकी 2 चचेरी बहन हैं जिनका नाम है धनु और शुभा, आप उन दोनों को लेके जाओ और उन दोनों में से किसी एक को मानव बम बनाओ, ह्यूमन बम बनाओ। दोस्तों वहाँ से शिवरासन वापस इंडिया आता है, पूरी प्लानिंग होती है, लगभग राजीव गांधी की चुनावी रैलियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। कंप्लीट क्या, उनकी प्लानिंग हो जाती है कि इस अकॉर्डिंग इस डेट को यहाँ पे उनकी रैलियाँ होंगी। आपको जानकारी के लिए बताऊं कि मैं 12 मई 1991 को पेरम्बटूर के अंदर वीपी सिंह जो देश के प्रधानमंत्री थे उस टाइम के, उसकी रैली होनी है। तो उस रैली के अंदर धनु को शिवरासन लेके जाते हैं और पूरी रिहर्सल करवाते हैं। सिर्फ कमी थी कि उस टाइम उसकी बॉडी पे मानव बम नहीं था, वुमेन बम नहीं था, तो उसके अंदर वो बिल्कुल फिट एंड फाइन बैठती है। उसके बाद में उस टाइम की जो डीएमके के बॉस हुआ करते थे करुणानिधि, जो तमिलनाडु की सीएम भी रही हुई है, मई में ही लास्ट में उनकी रैली थी, उसमें भी वो अपने धनु को लेके वहाँ पे जाते हैं और रिहर्सल के अंदर वहाँ पर भी वो पास रहती है पूरी। सिर्फ कमी रहती है तो एक रहती है कि वो बॉडी पे वुमेन बम नहीं होता है। दोस्तों बात है 21 मई 1991। 20 मई को जब शाम को शिवरासन एक अखबार की कटिंग लेके आते हैं और वो कहते हैं कि कल पेरम्बटूर के अंदर राजीव गांधी की चुनावी रैली है और ये उसका टाइम है, इसके अकॉर्डिंग अपन को ये पूरा की पूरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहीं पे इस काम को कंप्लीट करना, अंजाम तक पहुंचाना है। अब 1991 21 मई को पहले चेन्नई के अंदर राजीव गांधी की एक चुनावी रैली होती है। उसके बाद में मीडिया से रूबरू होना पड़ता है, एक संपादक से भी ब्रीफिंग करनी होती है। इसके बाद में वो पेरम्बटूर पहुंचते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग रात के 9 बज चुके थे।
माइक पे बार बार अनाउंस हो रहा था कि आपका नेता राजीव गांधी अभी आपके बीच में आने वाला है। दोस्तों, रात को लगभग 9:15 के ऊपर पेरम्बटूर राजीव गांधी पहुंचते हैं। लाल कारपेट बिछी हुई थी। राजीव गांधी धीरे धीरे कदमों से स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। तो उसी टाइम पूरी की पूरी जनता राजीव गांधी को देखने के लिए उस टाइम उत्सुक रहती है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि धनु भी उस टाइम अपनी बॉडी के ऊपर वुमन बम बांध के हाथ में माला लिए कतार में खड़ी थी राजीव गांधी को माला पहनाने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो एक एक को साइड में करते जाते हैं। धनु का नंबर आया तो उसको भी साइड में किया, लेकिन धनु ने क्या पता है कोई एक ऐसी आवाज़ निकाली उस टाइम, उन्होंने बोला जो राजीव गांधी के कानों तक पहुंच गया और उन्होंने सुरक्षा गार्ड को कहा कि नहीं हटो, इनको आने दो आप। तो जब बताते हैं कि राजीव गांधी की तरफ धनु जब बढ़ती है तो उनके जब एक स्वाभाविक सी है, जब अपन किसी बड़े आदमी या नेता से मिलते हैं तो पैरों को छूते हैं, तो पैरों की तरफ बढ़ती है। तो राजीव गांधी ने उनको उठाने की कोशिश की, लेकिन जो धनु है वो तो पैर छूने के लिए नीचे हुई नहीं थी। वो तो अपना जो वुमन बम था उनका बटन दबाने नीचे हुई थी, तो वो नीचे के बटन दबाती है। राजीव गांधी उनको खड़ा करने चाहे, लेकिन उस टाइम उनके चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। राजीव गांधी का उस टाइम अंत हो जाता है। उनके साथ में 18 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, प्रभाकरन जो तमिल ग्रुप का लिटे का हेड हुआ करते थे, राजीव गांधी ने तो उनके भले के लिए किया था, लेकिन क्या पता उनके दिमाग में कोई नेगेटिव थिंकिंग थी और इसका परिणाम पूरे भारतवर्ष को भुगतना पड़ा। एक देश के भावी प्रधानमंत्री को उनको खोना पड़ा, जो एक क्रांतिकारी युग के जनक जिनको अपन कह सकते हैं, जिनका अंत हुआ। और मैं राजीव गांधी के लिए सिर्फ 2 लाइनें कहूँगा कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पर गिरे, हमने वतन मांग लिया, हमने वतन मांग लिया। दोस्तों, उसके बाद में उस टाइम की फॉरेंसिक कमेटी, जो तमिलनाडु की फॉरेंसिक साइंस कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे चंद्रशेखर, जो उस टाइम के बहुत ही बड़े एक्सपर्ट, जिनको अपन एक्सपर्ट कहें, नॉलेज लिस्ट कहें या एक्सपीरियंस होल्डर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उनको उस पूरी कमेटी, उस समिति बनाई गई, उसका अध्यक्ष बनाया गया और जो राजीव गांधी की मौत कैसे हुई इसकी जानकारी लेने के लिए कहा। तो उस जो एरिया के अंदर रैली होनी थी उस सारे एरिया को सीज कर दिया गया और वहाँ से पता लगाया तो धीरे धीरे सारी बातें सामने निकल के आई और उसे ये सिद्ध हुआ कि प्रभाकरन के द्वारा ही ये मौत करवाई गई है। बाद में लगभग उनके 26-27 आदमियों को पकड़ा भी गया उस ग्रुप के, इनमें निचली अदालत ने तो सारों को फांसी पर चढ़ाने के लिए कह दिया गया था, लेकिन बाद में जब उच्च न्यायालय के अंदर मामला गया तो 3 को फांसी और 4 को उम्र कैद दी गई थी। और प्रभाकरन को भी 2009 में श्रीलंकाई सैनिकों के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। आज श्रीलंका के अंदर बिल्कुल शांति, अमन और चैन का माहौल है और भगवान से मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि श्रीलंका को वैसे ही जैसे एक खुशनुमा माहौल जो आज श्रीलंका दुनिया के अंदर अपनी क्लिनिकल और हरियाली के लिए जाना जाता है, उसी के नाम से आगे भी जाना जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। राजीव गांधी को एक बार पुनः बहुत बहुत नमन।